तो हम लोग इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर आ रहे हैं। अब क्वेश्चन था कि ये जो प्लंक है इस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहा है जिसका इंटेंसिटी आई है और इसका सरफेस एरिया ए है, और जितना भी रे फोटोन इंसिडेंट कर रहा है उसका एब्जॉर्प्टेंस 0.5 है। तो एब्जॉर्प्टेंस 0.5 का मतलब कि 50% फोटोन एब्जॉर्ब हो रहा है और 50% फोटोन रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले ये पता कर लीजिए कि कितना एनर्जी इस पर इंसिडेंट हो रहा है। पहला पार्ट में भी यही किए थे आप। एनर्जी इंसिडेंट होने के लिए ये जो एरिया है उसका कंपोनेंट निकाले थे, ये वाला कंपोनेंट जो कि बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो ये कंपोनेंट कितना आया था, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये एंगल थीटा हो गया। इस ए का कंपोनेंट है ए कॉस थीटा। ये जो एरिया है ये इस बीम के परपेंडिकुलर है, इससे कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, इस वाले एरिया से जितना एनर्जी इससे क्रॉस कर रहा है वही एनर्जी इस पर भी स्ट्राइक कर रहा है। आप देखो ना, इस वाले एरिया से जितना लाइन क्रॉस कर रहा है वही सब लाइन तो इस पर भी स्ट्राइक कर रहा है। तो इससे कितना एनर्जी क्रॉस कर रहा है, एनर्जी उतना ही एनर्जी इस पर स्ट्राइक करेगा। तो एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, ये कितना होगा, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड ये होता है, एरिया से गुना कर दो ए कॉस थीटा, इतना एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकेंड है। एनर्जी स्ट्राइकिंग पर सेकेंड को सी से डिवाइड करेंगे तो मोमेंटम पर सेकेंड जो स्ट्राइक हो रहा है, मोमेंटम पर सेकेंड कितना स्ट्राइक हो रहा है, आई ए कॉस थीटा बाई सी। ये जो मोमेंटम है इसका 50% एब्जॉर्ब हो रहा है और 50% रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एब्जॉर्ब्ड मोमेंटम इसका 50% है। जो मोमेंटम एब्जॉर्ब हो रहा है उसका चेंज कितना हो रहा है, उतना ही के बराबर, और जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका चेंज कितना हो रहा है। अगर P एक फोटोन का मोमेंटम P है, ये अगर रिफ्लेक्ट होता है तो इसका चेंज कितना होता है, तो आप निकाल चुके हैं, चेंज 2p cos थीटा होता है। पहले एब्जॉर्ब्ड के कारण फोर्स निकालें। जैसे ये सपोज करो कि ये जो फोटोन है इसका मोमेंटम p है और स्ट्राइक करने के बाद ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इस फोटोन पर फोर्स इधर लगेगा और ये फोटोन इस प्लेट पर फोर्स इधर लगाएगा। प्लेट पर जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। लेट दिस इज F1। ये F1 फोर्स है ड्यू टू एब्जॉर्ब्ड फोटोन। तो एब्जॉर्ब्ड फोटोन जो है उसके कारण मोमेंटम कितना है, इसका आधा 50% एब्जॉर्ब हो रहा है। तो आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू 0.5, या एब्जॉर्प्टेंस ए के फॉर्म में अगर निकालने के लिए कहें तो इंटू ए एब्जॉर्प्टेंस है। तो इतना मोमेंटम जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। तो उसका चेंज इतना हो गया भाई, पहले इसका मोमेंटम इतना था, बाद में जीरो हो गया, तो चेंज तो इतना ही हो गया ना। तो यही फोर्स हो गया। ये जो फोर्स हो गया इसका डायरेक्शन ये होगा, F1 का डायरेक्शन। दूसरा, सपोज करो ये वाला जो मोमेंटम है, सपोज ये ऐसे आया और ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसका चेंज कितना होगा, तो कहोगे सर जितना मोमेंटम है इंटू 2 cos थीटा, उसके कारण जो फोर्स है वो किधर लगेगा, ये ऐसे जा करके ऐसे गया तो फोटोन पर फोर्स इधर लगा है और फोटोन प्लेट पर फोर्स नीचे लगाया है। इस वाले फोर्स को अगर हम F2 कहें, F2, तो ये F2 कितना होगा, कहोगे आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू 1 माइनस ए तो एब्जॉर्ब हुआ है, तो 1 माइनस ए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इतना मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ है, इतना मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ है। तो P मोमेंटम अगर रिफ्लेक्ट होता है तो चेंज कितना होता है,
P इंटू 2 कॉस थीटा। इतना मोमेंटम रिफ्लेक्ट हुआ है तो चेंज कितना हुआ है, तो इसको 2 कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन डायग्राम में दिखाए हैं, मैग्नीट्यूड यहां लिखे। जो एब्जॉर्ब हुआ उसके कारण फोर्स इधर, पहला पार्ट जो हम लोग सॉल्व किए थे उसमें सब एब्जॉर्ब हुआ था तो फोर्स केवल इधर लिए थे। दूसरा पार्ट में सब रिफ्लेक्ट हुआ था तो फोर्स इधर लिए थे। तीसरा पार्ट में एब्जॉर्ब भी हो रहा और रिफ्लेक्ट भी हो रहा, तो एब्जॉर्ब के कारण फोर्स ये और रिफ्लेक्टेड के कारण फोर्स ये, जिसका मैग्नीट्यूड ये। तो अब मामला क्लियर है। बाकी इस पर जो फोर्सेज लग रहा है, नॉर्मल ऊपर है, mg नीचे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो इसका मोशन होगा नहीं। इस डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन होगा ये अगर पूछा जाए, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अगर a है तो एक्सेलरेशन क्या लिखोगे, a लिख देते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर के तरफ नेट फोर्स, तो ये F1 जो है उसका कंपोनेंट इधर आएगा। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो F1 का इधर कंपोनेंट F1 cos 90 माइनस थीटा मतलब F1 sin थीटा। ये F2 का तो इधर कोई कंपोनेंट नहीं होगा तो केवल F1 sin थीटा होगा। दिस फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दिस फोर्स मतलब IA cos थीटा इंटू स्मॉल a बाई c, ये F1 हो गया, इंटू साइन थीटा बाई m। ये A एब्जॉर्प्टेंस है। अभी 0.5 दिया है तो इसके जगह 0.5 आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक के टर्म में आंसर ये हो जाएगा। ये तो एक्सेलरेशन हो गया। अगर पूछे रेडिएशन प्रेशर कितना होगा, तो रेडिएशन प्रेशर देखो, रेडिएशन प्रेशर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर नीचे के तरफ कितना फोर्स लग रहा है, रेडिएशन फोर्स, तो कहोगे सर F2 लग रहा है और F1 का इधर कंपोनेंट लग रहा है, तो इधर के तरफ फोर्स होगा F2 प्लस F1 का इधर कंपोनेंट कितना, F1 cos थीटा, इधर साइन थीटा, नीचे cos थीटा। ये नेट फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस है डिवाइडेड बाय एरिया। ये सरफेस का एरिया कितना है, A है, डिवाइडेड बाय एरिया। अब F2 आपको पता है और F1 आपको पता है, उसमें रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो रेडिएशन प्रेशर हो गया और ये हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारी समझ से कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप खुद से करिए, फिर से एक बार अपने से सॉल्व करिए और देखिए जो बात समझ नहीं आए वो बात पूछिए। तो हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। ये एक ट्रक है, ट्रक, टॉय ट्रक समझ लो, बच्चों के खेलने का खिलौना है ये जो ट्रक है उसका, ये जो इसको हम लोग ट्रॉली कहते हैं, ये जो ट्रॉली है उसका लेंथ A दिया हुआ है और ये जो वर्टिकल साइड है ये हाइट h है और ये जो ऊपर छत है इसका ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ B है। और इस ट्रक का, ये तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसका जो विड्थ है वो D है। विड्थ D का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे डायग्राम। जैसे ये जो ट्रक है उसका ये ऐसे है तो ये वाला A है और ये D है, ये जो साइड है ये H है और ये D है, और ये जो साइड है ये B है और ये D है। ये ट्रक है, एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सरफेस हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस है और सन रे इस पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दिस इज पैरेलल बीम ऑफ लाइट जिसका कि इंटेंसिटी I है, वर्टिकल से एंगल थीटा है, ये गिवन है। बताना है फाइंड टेंशन इन थ्रेड, फाइंड टेंशन इन थ्रेड, थ्रेड में कितना टेंशन होगा। समय आपको देते हैं 2 मिनट। ये पहले पता करो कि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है इस पर, इसका एब्जॉर्प्टेंस का वैल्यू 1 दिया हुआ है। एब्जॉर्प्टेंस का मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो रहा है। अगर हम केवल इस हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात करें
तो ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है इस पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पर सेकेंड, ये निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में यही तो बताए थे। जैसे पिछले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करें। जैसे ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है ऐसे, और एक सरफेस हॉरिजॉन्टल है। ये जो सरफेस है ये कैसा सरफेस है? हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस सरफेस का लेंथ a है और इसका विड्थ कितना है? d है। तो इसका एरिया कितना हो गया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सपोज करो a1 है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो बीम ऑफ लाइट है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? नहीं। तो इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंपोनेंट लीजिए बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? तो भाई ये एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये एंगल जब थीटा है, यहाँ पर हम एक ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें इसके, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा। इसका मतलब ये जो एरिया A1 है इसका ये कंपोनेंट कितना होगा? A1 cos थीटा। सिमिलरली ये जो सरफेस है ये भी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका भी कंपोनेंट जब इधर लेंगे, ये वाला एरिया सपोज A2 है, ये एरिया सपोज A2 है, तो इसका कंपोनेंट भी हॉरिजॉन्टल है तो A2 cos थीटा होगा। ये जो सरफेस है ये वर्टिकल है, इस वाले सरफेस को हम अलग से दिखा रहे हैं। देखो फिर से, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है और ये सरफेस वर्टिकल है, ये वर्टिकल सरफेस को हम दिखा रहे हैं। इस सरफेस का एरिया सपोज करो A3 है, इसका एरिया A3 है। A3 कितने के बराबर होगा? H इंटू डी। एरिया कितना होगा इसका? H इंटू डी। इसको हम A3 माने, इसको ऐसे दिखाएं। आपको लाइन दिख रहा है लेकिन वास्तव में ये एरिया है। क्या ये एरिया इस बीम डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है? कहोगे नहीं, ये एंगल थीटा है, चूंकि वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। तो इस एरिया का इधर कंपोनेंट होगा A3 cos थीटा और इधर कंपोनेंट इस बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा? A3 sin थीटा। ये कंपोनेंट हमको चाहिए था। बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कितना है वो चाहिए। अब ये बताओ कि इस पर कितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा? तो कहोगे सर देखिए, इंटेंसिटी तो इसका I है और बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया है A1 cos थीटा, तो I इंटू A1 cos थीटा इंटेंसिटी इंटू एरिया परपेंडिकुलर टू बीम डायरेक्शन, ये होता है एनर्जी पर सेकेंड। तो इस पर इतना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ, इस पर कितना होगा? तो कहोगे प्लस I इंटू A2 cos थीटा, क्योंकि वो भी हॉरिजॉन्टल है, प्लस इस पर कितना होगा? तो कहोगे I इंटू A3 sin थीटा। ये टोटल क्या हो गया? एनर्जी पर सेकेंड जो इंसिडेंट हो रहा है। और एनर्जी पर सेकेंड को C से डिवाइड कर देंगे तो मोमेंटम पर सेकेंड हो जाएगा। कितना मोमेंटम पर सेकेंड इस पूरे ट्रैक पर इंसिडेंट हो रहा है? बोलो कितना होगा? दिस डिवाइडेड बाय C। तो इसमें से I और I तो कॉमन है, तो ये दिस टोटल डिवाइडेड बाय C। I को बाहर ले लो, A1 cos थीटा प्लस A2 cos थीटा प्लस A3 sin थीटा डिवाइडेड बाय C। अब चूंकि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग बॉडी है तो सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जितना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा उतना ही मोमेंटम उतना ही चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड। और फोर्स का डायरेक्शन सब पर सेम है। देखो फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला रे जो ऐसे इंसिडेंट हुआ है, मतलब अगर कोई एक फोटोन ले तो उसका डायरेक्शन ये था कॉलिजन से पहले,
और कॉलिजन के बाद तो ये रुक गया, तो इस पर फोटोन पर फोर्स इधर लगेगा और फोटोन इस ट्रैक पर फोर्स इधर लगाएगा। उसी तरह से ये वाला फोटोन जो ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ये फोटोन, तो ये मोमेंटम इधर है, फोटोन पर इधर लगेगा और फोटोन इस पॉइंट पर फोर्स ऐसे लगाएगा, यहाँ पर भी ऐसे लगाएगा। तो जिस डायरेक्शन में लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो सब पॉइंट पर फोर्स का डायरेक्शन तो सेम ही है, तो नेट फोर्स कितना होगा, एक ही डायरेक्शन में वेक्टर है तो इसका नेट फोर्स का वैल्यू इतना होगा। और ये टोटल फोर्स अगर हम F माने, इसका सबका सम, तो ये F कितने के बराबर लिख दें, I/C। A1 कितना है बोलो, इसका एरिया कितना है भाई, A1 होगा A इंटू डी, A2 होगा B इंटू डी और A3 होगा H इंटू डी। तो इसको आप रख दीजिए, A1 A2 A3 का वैल्यू, D तो सब में है तो D बाहर हो गया, कर दीजिए बाहर। ये हो गया A cos थीटा प्लस B cos थीटा प्लस H sin थीटा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान मेडिकल स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, नीट में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है या जेईई मेन में पूछा जाता है। ये एक प्लेन मिरर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस पर इंसिडेंट कर रहा है जिसका इंटेंसिटी आई है। फाइंड मास ऑफ प्लेन मिरर, इस प्लेन मिरर का मास कितना होगा सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इसका मास कितना होगा जिससे कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ये बताओ कि ये जो प्लेन मिरर है उस पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, तो कहोगे सर इसका वेट mg नीचे लगेगा और ये जो रेडिएशन है उसके कारण फोर्स ऊपर लगेगा, और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए F mg के बराबर होगा। ये रेडिएशन फोर्स अगर आप निकाल लें तो मास निकल जाएगा। रेडिएशन फोर्स कितना होगा एक लाइन में निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो तो देखो हम निकाल रहे हैं। आप ये बताओ कि इस पर कितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, एनर्जी पर सेकेंड कितना इंसिडेंट हो रहा है बोलो, I इंटू ए, क्योंकि इसका जो एरिया है वो तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ही। एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है I इंटू ए, मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है बाई सी, और चूंकि प्लेन मिरर है, मिरर का मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट किया है वो सब रिफ्लेक्ट कर गया है, तो जब रिफ्लेक्ट कर गया है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2p के बराबर। एक फोटोन की अगर हम बात करें, एक फोटोन जिसका मोमेंटम p है, ये जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसका मोमेंटम इधर हो जाएगा, तो चेंज कितना होगा 2p। तो इतना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है तो चेंज कितना होगा इसका डबल। फोटोन पर फोर्स नीचे लगेगा और प्लेट पर फोर्स ऊपर लगेगा, डायरेक्शन तो पहले ही लिख दिए, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना होगा। अब यहाँ से m का वैल्यू निकाल लीजिए, 2IA/CG। ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पिछला क्वेश्चन में प्लेन मिरर था, यहाँ पर ये एक कॉनकेव मिरर है, लेकिन हेमिस्फीयर, हाफ सेल मतलब आधा शेल, सेल का मतलब हॉलो स्फीयर, ये हाफ सेल है लेकिन अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, इसलिए इसको कॉनकेव मिरर कह रहे हैं। और ये एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स लाइट का जिसका वॉटेज W है, मतलब पावर W है। ये एक बल्ब होगा जिसका वॉटेज W है और इसका रेडियस R है। बताना है फाइंड मास ऑफ मिरर, इस मिरर का मास क्या होगा सो दैट इट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, पॉइंट सोर्स इज हैविंग पावर W, पॉइंट सोर्स का पावर W है, ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मास कितना होगा। आप देखो ये जो पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से लाइट निकलेगा और सब डायरेक्शन में जाएगा, इधर भी सब डायरेक्शन में लाइट जाएगा, ऐसे इससे इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा और बिल्कुल सिमेट्रिकली जाएगा।
अगर हम ऐसे कहें कि ये हाफ सेल ऊपर और हाफ सेल इसके नीचे दोनों मिल करके एक स्फीयर बनाएगा। तुमसे अगर हम ये पूछें कि एक पॉइंट सोर्स है जिसका वॉटेज W है और R रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर करें, R रेडियस का एक सेल कंसीडर करें, तो इसका इंटेंसिटी यहाँ पर कितना होगा? यहाँ या यहाँ या यहाँ या यहाँ सब जगह इंटेंसिटी तो सेम ही होगा। इंटेंसिटी आपको बताए हैं कितना होगा। इसका वॉटेज अगर W है तो एनर्जी पर सेकेंड जो यहाँ से बाहर निकल रहा है सब डायरेक्शन में, एनर्जी पर सेकेंड जो बाहर निकल रहा है वो कितना है? W जूल पर सेकेंड। तो यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होगा? I इज इक्वल टू W/4πr²। इसका मतलब इस पॉइंट पर इंटेंसिटी तुमको पता चल गया। अब आप क्या करो कि इसमें एक एलिमेंट कंसीडर करो। क्या कंसीडर करो? एलिमेंट। सेल में एलिमेंट लिए थे, आप लोगों को याद होगा। हम लोग एलिमेंट लेना पहले सीखे हैं जब सेंटर ऑफ मास पढ़े हैं या मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं, याद है? हाफ सेल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? याद करो। हाफ सेल का, ये अगर हाफ सेल है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, इसका रेडियस r है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर। उसमें हम लोग कैसे एलिमेंट लेते थे? जैसे वहाँ पर एलिमेंट लेते थे वैसे ही यहाँ भी एलिमेंट लेंगे। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ से थीटा एंगल पर d थीटा विड्थ का एलिमेंट लीजिए। ये थीटा है और ये इंक्रीमेंट d थीटा है। ये एलिमेंट जो होगा ये एक रिंग होगा। एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। अगर किसी सेल को स्लाइस में कट करोगे तो वो सब एलिमेंट क्या होगा? रिंग होगा। तो ऐसा ही एक रिंग हम कंसीडर किए हैं इसमें। ये जो रिंग है, इस रिंग पर यहाँ से जो लाइट आया है वो ऐसे इंसिडेंट हुआ है, ऐसे। इधर जो लाइट आया है वो ऐसे इंसिडेंट होगा। ये रिंग जो है वो ऐसा है और लाइट इस पर ऐसे इंसिडेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में। इस रिंग का एरिया कितना होगा? इसका एरिया अगर DA लिखें तो कितना होगा? इसका रेडियस है, ये रेडियस R है, तो इसका कंपोनेंट होगा ये R cos थीटा। तो ये हो गया R cos थीटा। इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2πr cos थीटा इंटू ये विड्थ हो जाएगा R d थीटा। तो ये इसका एरिया हो गया। अब अगर यहाँ पर इंटेंसिटी तुमको पता है I, तो कितना एनर्जी पर सेकेंड इस पर इंसिडेंट हो रहा है? एनर्जी DE लिखे हैं, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। तो आप कहोगे I इंटू DA, I इंटू DA। अब जितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है उसको C से डिवाइड कर दो तो मोमेंटम पर सेकेंड। तो मोमेंटम पर सेकेंड को DP लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, मोमेंटम पर सेकेंड कितना होगा? तो कहोगे I/dA/C। अब जितना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ है उतना ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी है। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना होगा? इससे डबल। मतलब फोर्स कितना लगेगा? इससे डबल। इस वाले एलिमेंट पर फोर्स जो DF होगा वो कितना होगा? 2I/dA/C। अब बताओ ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन किधर होगा? तो कहोगे देखिए ये जो फोटोन है उस पर फोर्स इधर लगा है और फोटोन इस एरिया पर फोर्स इधर लगाएगा, DF। ये जो DF है इस पूरे एरिया पर है। ये एरिया कैसा है? ऐसा एरिया है। तो यहाँ पर ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा। तो अब इस पूरे DF को यहाँ से यहाँ तक जब लिखेंगे तो इसका दो कंपोनेंट होगा। जब किसी वेक्टर को सम करते हैं तो कंपोनेंट में ब्रेक करके सम करते हैं। ये जो DF है, इस DF का दो कंपोनेंट होगा, एक ऊपर और दूसरा हॉरिजॉन्टल। इस DF का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा और ऊपर कंपोनेंट कितना होगा?
ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। DF का इधर कंपोनेंट DF कॉस थीटा और इधर DF साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है DF कॉस थीटा वो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इधर और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है। यहाँ पर फोर्स लिखोगे तो वो इधर आएगा, तो इधर और इधर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बैलेंस हो जाएगा। 3 डायमेंशन में समझो, ये जो रिंग है वो रिंग ऐसा है और फोर्स यहाँ ऐसे लग रहा है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इधर है, यहाँ फोर्स ऐसे लग रहा है, एक कंपोनेंट इधर है, दूसरा कंपोनेंट इधर है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सब जगह बैलेंस हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो इस रिंग पर जो नेट फोर्स ऊपर लगेगा उसका केवल y कंपोनेंट होगा, तो इसको लिखेंगे DFy कितने के बराबर, DF साइन थीटा। DF साइन थीटा कितना हो गया देख लीजिए, DF साइन थीटा हो गया 2I बाई C इंटू DA, और DA है 2 पाई R स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा। ये DF के जगह पर लिख दिए इंटू साइन थीटा, ये हो गया DFy। इस रिंग पर फोर्स ऊपर की तरफ निकाल दिए। अब यहाँ से लेकर के ये पहला रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, ये आखिरी रिंग है। जितना रिंग है उस सब पर फोर्स को सम कर दो, मतलब इसको इंटीग्रेट कर दो। 4I बाई C पाई R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा 0 से π/2। अब I का वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, तो 4/C पाई R स्क्वायर, I के जगह पर W/4 पाई R स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन, थीटा का वैल्यू 0 से π/2, 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल हो गया, W/C बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कर दीजिए। ये इंटीग्रेशन तो आप लोगों को आता होगा, कैसे करते हैं ये इंटीग्रेशन। दिस इज इक्वल टू W/C, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से π/2, और ये 2 को बाहर ले आओ, साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 थीटा/2, तो ये हो गया W/2C, इसका हो गया माइनस कॉस 2 थीटा/2, लिमिट 0 से π/2। वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें, बोलिए। यहाँ π/2 रख देंगे तो पाई हो जाएगा, कॉस पाई का वैल्यू -1, तो ये -1/2, और फिर 0 रख देंगे तो 1/2, तो ये 1 हो गया W/2C, और DFy का इंटीग्रेशन Fy, ये आंसर हो जाएगा। इस वाले पर ऊपर के तरफ जो फोर्स लगेगा वो इतने के बराबर होगा Fy, इसको हम लोग रेडिएशन फोर्स कहेंगे, और इसका वेट mg किधर लगेगा, नीचे की तरफ। सो दिस Fy इज इक्वल टू mg। ये इसका मास हो जाएगा। लेकिन ये बात तो समझने के लिए तो ठीक है, समझना पड़ेगा आपको, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर इस बात को हम आसानी से समझाएं, अगर मेडिकल का स्टूडेंट इस बात को समझना चाहे और वो इंटीग्रेशन करने से बचना चाहे तो वो बच सकता है, उसके पास रास्ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है और देख करके आप आंसर कर सकते हैं। कैसे करेंगे
उस बात को देखो यहां समझा रहे हैं। तो इसको एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखिए सेकेंड मेथड। क्या लिखिए? सेकेंड मेथड। ये सेकेंड मेथड समझ करके आंसर लिखने वाला है। ये बताओ कि अगर डायग्राम हम फिर से बना दें, अगर आपसे ये कहें कि ये एक हेमिस्फीयर हाफ सेल है, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स रखा है जिसका वोल्टेज W है, पॉइंट सोर्स का वोल्टेज कितना है? W है। तो उसके कारण कितना इस पर फोर्स लगेगा, रेडिएशन फोर्स। अगर ये W है तो कितना एनर्जी इस पर इंसिडेंट होगा, क्या ये बता सकते हो? कहो बिल्कुल सर, W/2। अरे भाई, ये जो W है वो इधर ऐसे निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, ऐसे। इस हाफ से ऊपर जितना लाइन निकल रहा है, क्या बाई सिमेट्री आप कह सकते हैं कि उतना ही लाइन इधर भी निकला होगा? भाई बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये अगर पॉइंट है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर अगर 1000 लाइन है तो नीचे भी बाई सिमेट्री 1000 लाइन होगा। टोटल जो एनर्जी इससे बाहर निकल रहा है वो कितना है? W पर सेकेंड। वोल्टेज का मतलब यही तो है। तो इसका मतलब कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो एनर्जी निकल रहा है वो कितना होगा? W/2 पर सेकेंड। ये जो W/2 एनर्जी है वो इस पर इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि यहां से बाहर तो निकल नहीं रहा है। अगर तुमसे पूछें कि इस हाफ सेल पर कितना एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है पर सेकेंड, तो तुम कहोगे W/2 एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड। क्या कहोगे? W/2। कितना मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है पर सेकेंड? मोमेंटम पर सेकेंड, तो कहोगे W/2c। ये जो मोमेंटम इंसिडेंट हो रहा है वो कैसे इंसिडेंट हो रहा है? नॉर्मली। अच्छा, ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है? नॉर्मली हो रहा है। देखो ना, ये जो एनर्जी है वो इस सरफेस के नॉर्मल है, ये जो एनर्जी है वो इस सरफेस के नॉर्मल है, ये इस सरफेस के नॉर्मल है। अगर सेंटर से कोई भी लाइन इस पर इंसिडेंट होता है तो वो नॉर्मल होता है। तो ये जो मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है, ये जो फोटोन था वो ऐसे इंसिडेंट हुआ और फिर इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर गया। तो फोटोन पर फोर्स इधर लगा है, फोटोन इस पर फोर्स इधर लगाएगा, वैसे ही यहां पर इधर लगाएगा, वैसे ही यहां पर इधर लगाएगा, वैसे ही यहां पर इधर लगाएगा। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा ये टोटल कितना होगा? तो कहोगे सर देखिए W/2c, तो मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हुआ, लेकिन जितना मोमेंटम इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्ट होगा। तो नेट फोर्स कितना होगा? इससे डबल। मोमेंटम पर सेकेंड इतना इंसिडेंट हो रहा है लेकिन इससे डबल, मतलब फोर्स होगा W/c। लेकिन अब यहां पर एक पॉइंट है कि क्या इस सब पॉइंट पर फोर्स जो है वो एक ही डायरेक्शन में है? अगर ये सरफेस फ्लैट होता और सब फोर्स का डायरेक्शन सेम होता तब तो उसको आप सम कर देते, लेकिन यहां पर फोर्स इधर लग रहा है, यहां ऐसे लग रहा है, यहां ऐसे लग रहा है, यहां पर ऐसे लग रहा है। तो इसका सम कैसा होगा? वेक्टर सम होगा। अब वेक्टर सम कैसे करेंगे? तो भाई क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक पर जितना फोर्स लग रहा है, यहां से यहां तक जो सरफेस है उस पर उतना ही फोर्स लग रहा है? यहां से यहां तक जो सरफेस है उस पर फोर्स कैसे लगेगा? तो कहोगे सर इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका 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 सम करेंगे तो नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। उसी तरह से यहां तक जितना फोर्स लगेगा उसका नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। अब इस फोर्स को और इस फोर्स को सम करेंगे तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट सम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो भी फोर्स लग रहा है, यहां पर जैसे फोर्स है तो उसका एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहां पर है, तो यहां पर जो लाइन ऐसे इंसिडेंट हो रहा होगा उसके कारण जो फोर्स होगा उसका ये कंपोनेंट इसके इस कंपोनेंट से तो बैलेंस हो जाएगा।
तो ये जो हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो रहा है। नेट फोर्स इस पर W/C कब होता? जब ये फ्लैट होता। इसका मतलब ये जितना नेट फोर्स है उसका आधा फोर्स तो हॉरिजॉन्टल में बैलेंस हो गया और आधा फोर्स ऊपर के तरफ सम हो गया। तो इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो इधर के तरफ लगेगा, इसका आधा, मतलब W/2C। फिर से देखो एक बार, यहां जो हम इंटीग्रेशन किए, तो इस इंटीग्रेशन को जब किए तो भाई यहां एलिमेंट लिए, उस पर फोर्स लिखे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को छोड़ दिए, केवल वर्टिकल को लिखे और यहां से यहां तक उसको जोड़ दिए, यहां से यहां तक। अब उसी बात को हम फिर से समझा रहे हैं कि इस वाले पार्ट पर कितना एनर्जी इंसिडेंट होगा, तो कहोगे W/2। कितना मोमेंटम इंसिडेंट होगा? W/2C। अब जितना इंसिडेंट हुआ उतना ही रिफ्लेक्ट हो गया, तो कितना चेंज हुआ, तो कहोगे उससे डबल, यानी जो फोर्स लगा वो W/2C हुआ। मोमेंटम पर सेकंड इतना है, तो अच्छा, फोर्स जो लगा, नेट फोर्स, ये हो गया W/C, इससे डबल। लेकिन ये जो फोर्स है ये डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है, ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है। इसका आधा पार्ट जो है वो बैलेंस हो गया है और आधा पार्ट जो है वो सम हो गया है। कहोगे सर आधा कैसे बैलेंस हो गया? तो हम कहेंगे कि इस पूरे पार्ट को दो पार्ट में कंसीडर करो, एक इसको और एक इसको। ये जो पार्ट है उस पर नेट फोर्स इधर लगेगा F1, और ये जो पार्ट है उस पर भी नेट फोर्स इधर लगेगा F1। मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिमेट्रिकल है। इस F1 का एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट इधर होगा, और इसका भी एक कंपोनेंट इधर होगा, दूसरा कंपोनेंट ऊपर होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा। तो नेट फोर्स जो इस पर ऊपर लगेगा वो कितने के बराबर होगा? कहोगे इसका ऊपर कंपोनेंट और इसका ऊपर कंपोनेंट। तो आधा फोर्स जो बैलेंस हो गया, आधा फोर्स जो बैलेंस हो गया, इसका आधा, तो उस आधा को छोड़ देंगे ना, और उसका आधा पार्ट जो है वो सम हो गया है, तो उस आधे पार्ट को सम कर दीजिए। तो आधे पार्ट को जब सम कर देंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? नेट Fy कितना हो जाएगा? W/2C हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे, और इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे तो वैसे। अब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछते कि ये जो हाफ शेल है ये अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तब कितना फोर्स होगा, देन फाइंड फोर्स। इस बात को नोट करके लिख लीजिए इसी क्वेश्चन के नीचे। अब एक तरीका तो है कि इसको इंटीग्रेट करिए, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप सोचिए, अगर ये वॉटेज W है तो इस पर कितना लाइट इंसिडेंट करेगा, मतलब कितना एनर्जी इंसिडेंट करेगा पर सेकेंड। तो कहोगे सर W तो निकल रहा है टोटल, तो जिसमें आधा ऊपर निकलेगा आधा नीचे निकलेगा, तो इस पर जो इंसिडेंट करेगा वो तो W/2 ही इंसिडेंट करेगा, और ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है सरफेस के, तो इसका मतलब ये एनर्जी इंसिडेंट बाय C, ये मोमेंटम इंसिडेंट हो गया। दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड। इतना मोमेंटम पर सेकेंड जो इंसिडेंट हुआ वो तो एब्जॉर्ब हो गया, ये जो मोमेंटम था ये एब्जॉर्ब हो गया, तो इस पर फोर्स इधर लगा और ये इस पर फोर्स, प्लेट पर फोर्स इधर लगाएगा। तो ये जो मोमेंटम पर सेकेंड हुआ वही चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड भी होगा और उतना ही फोर्स भी हो जाएगा। तो फोर्स कितना हो गया? W/2C। लेकिन ये जो फोर्स है वो फोर्स क्या, ये जो फोर्स है वो फोर्स तो डिस्ट्रीब्यूटेड है जिसका कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस फोर्स का आधा पार्ट बैलेंस हो गया। आधा पार्ट क्यों बैलेंस हो गया? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक जो फोर्स है उतना ही फोर्स यहां से यहां तक भी होगा। यहां से यहां तक जो फोर्स है वो उसका नेट रिजल्टेंट ऐसे, और यहां से यहां तक जो नेट फोर्स है उसका रिजल्टेंट ऐसे। इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस होगा, वर्टिकल कंपोनेंट सम होगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा Fy, ये आंसर होगा, और Fy कितना होना चाहिए? इससे आधा, तो W/4C, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को आप इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। पहले से अपने से एक बार प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन मेथड में,
उसके बाद इसको देखना। हम क्या किए थे कि यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा विड्थ का एलिमेंट लिए, ये एक रिंग हो गया, उस रिंग का एरिया लिख दिए जैसे पहले लिखे थे। अब इसका एरिया लिखे हैं और यहाँ पर का इंटेंसिटी हम लोगों को पता है। इंटेंसिटी यहाँ पर का कितना है, आई, कितने के बराबर, तो वॉटेज W है और R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो इंटेंसिटी को अगर एरिया से गुना कर दें, लेकिन इंटेंसिटी और एरिया दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो ऐसे एरिया के परपेंडिकुलर ही तो बाहर निकल रहा है, ये लाइट ऐसे निकल रहा है। तो इंटेंसिटी को हम लोग एरिया से गुना कर दें तो ये एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड हो जाएगा, और इसको C से भागा दे दे तो ये मोमेंटम पर सेकेंड हो जाएगा। और चूंकि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो जितना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है वो सब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, इतने ही के बराबर। अब ये जो फोर्स है इस प्लेट पर इधर लगेगा, यहाँ पर इधर लगेगा, यहाँ इधर लगेगा, उसी तरह से इस पूरे रिंग पर फोर्स का डायरेक्शन लगेगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस हो जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो df का इधर कंपोनेंट df cos थीटा उसको छोड़ दिए, df sin थीटा इधर हो जाएगा। ये तो जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिख रहे हैं। इसको इंटीग्रेट करिए, df sin थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ये इंटीग्रेशन आप जब करेंगे 0 से π/2 तक तो उसका आंसर हो जाएगा W/4c। तो चलिए ये आज के लेक्चर का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा एक बार समझ लेते हैं प्रेम से। जैसे इसको समझेंगे अगला क्वेश्चन वैसे ही अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन ये है कि ये एक सिलेंडर है, ऐसे ये सिलेंडर है जिसका रेडियस r है और ये हाइट h है, और ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ऐसे इंसिडेंट हो रहा है जिसका इंटेंसिटी I है। तो आपको बताना है कि ये जो लाइट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये इस पर फोर्स लगाएगा जिसको रेडिएशन फोर्स कहते हैं। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा बताना है। फाइंड फोर्स ऑन सिलेंडर। 3 केस है। पहला एब्जॉर्प्टेंस 1 है, मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो रहा है। दूसरा एब्जॉर्प्टेंस 0 है, मतलब जो भी लाइट इंसिडेंट हो रहा है वो रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। और तीसरा एब्जॉर्प्टेंस 0.5 है, मतलब 50% एब्जॉर्ब हो रहा है, 50% रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। जैसे ये जो सिलेंडर है इस पर लाइट जब ऐसे इंसिडेंट करेगा तो इस सिलेंडर का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, ये क्रॉस सेक्शन लाइट जो इंसिडेंट कर रहा है वो यहाँ पर भी ऐसे इंसिडेंट करेगा, यहाँ भी ऐसे करेगा, यहाँ भी ऐसे करेगा। कहाँ तक करेगा, इस पॉइंट तक करेगा, और इधर इस पॉइंट तक करेगा। इधर तो लाइट इंसिडेंट नहीं करेगा। तो अगर हम तुमसे कहें कि यहाँ पर इस सिलेंडर को हटा करके इसके जगह पर यहाँ एक रेक्टेंगल रख दें जिसका हाइट h है और जिसका विड्थ 2r है। ये विड्थ कितना है, 2r। मतलब यहाँ पर एक रेक्टेंगल रख दें जिसका हाइट h है और जिसका विड्थ 2r है, ऐसे। तो 2r विड्थ का अगर हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर रख देंगे तो उस पर जितना लाइट इंसिडेंट करेगा उतना ही लाइट इस सिलेंडर पर भी इंसिडेंट करेगा। ये जो सिलेंडर है उसका कौन सा पोर्शन पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, तो आप कहोगे सर ये 2r है और ये हाइट h है। सो दिस इज 2r into h। इसको हम एक लाइन से दिखा रहे हैं जिसका h है, और ये विड्थ यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये वाला विड्थ, ये जैसे ऐसे, ये विड्थ कितना है, 2r है। तो इस पर कितना लाइट इंसिडेंट करेगा, क्योंकि ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है उसका आपको प्रोजेक्टेड एरिया निकालना है बीम के परपेंडिकुलर। तो बीम का परपेंडिकुलर एरिया तो यही होगा। तो कितना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा, कहोगे सर इंटेंसिटी I है और इसका प्रोजेक्टेड एरिया है 2r into h। तो ये होगा इतना एनर्जी पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा, और इसको c से डिवाइड करेंगे तो इतना मोमेंटम पर सेकेंड इंसिडेंट करेगा। और ये सब का सब मोमेंटम एब्जॉर्ब हो रहा है क्योंकि परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, एब्जॉर्प्टेंस इसका 1 है, तो सब एब्जॉर्ब हो रहा है, तो फोर्स इतना ही लगेगा। फोर्स किधर लगेगा,
तो भाई फोटोन पर फोर्स इधर लगेगा और इस पर फोर्स इधर लगेगा, तो डायरेक्शन फोर्स का इधर हो जाएगा। अब इसको जरा इस 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए कि जो फोटोन यहाँ पर इस लाइन पर इंसिडेंट हुआ है तो वो तो इधर ही रिफ्लेक्ट करेगा, जो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि अब्जॉर्ब हो रहा है। जो फोटोन यहाँ इंसिडेंट हुआ है तो कॉलिजन से पहले मोमेंटम इधर था और कॉलिजन के बाद मोमेंटम 0 हो गया, तो इस फोटोन पर फोर्स किधर लगा, जिधर इंसिडेंट किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोटोन इस पर फोर्स किधर लगाएगा, इधर। जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है उस सबका डायरेक्शन तो सेम ही है, तो हम लोग उस सबको सम कर दिए, मतलब इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है उसको हम लोग ले लिए और उस पर नेट फोर्स निकाल दिए। अगर हम तुमसे ये पूछें कि इस सिलेंडर के जगह पर एक रेक्टेंगल लें जिसका कि हाइट h है, विड्थ 2r है, तो उस पर जितना लाइट इंसिडेंट करेगा इस पर भी तो उतना ही लाइट इंसिडेंट करेगा। या ऐसे समझो कि अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रहा है और इस पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है, तो इसके आगे हम कैसा एक एरिया रख दें, कितना एरिया रख दें इस बीम के परपेंडिकुलर, जिससे कि इस पर कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो, मतलब पूरा ये उससे जो है वो कवर हो जाए। अगर 2r इंटू h का एक एरिया रख देंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा। उससे अगर कम रखेंगे तो कुछ लाइट इस पर इंसिडेंट होगा। तो आंसर हो जाएगा इतना। ये जो दोनों पार्ट है ये आपको अगले क्लास में सॉल्व करके दिखाना है।